एक गांव में इंद्रजीत नाम का एक शख्स होता है जिसकी उम्र करीब 45 साल होती है। गांव में उसकी बहुत ज़्यादा ज़मीन होने के कारण जो गांव के लोग होते हैं उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। गांव के लोग उसे इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। छोटे हो बड़ा हो कोई भी आदमी हो, गांव में उसकी सभी इज़्ज़त करते हैं। उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र करीब 27 साल होती है। वो अपने बेटे की शादी करता है और अपने बेटे की शादी करने के बाद अपनी ही बेटे की बहू के साथ अवैध संबंध बनाता है और उसके साथ में ऐसे भयानक तरीके से संबंध बनाता है कि जो उसकी बहू है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों, क्या है ये मामला? कहानी को, इस घटना को शुरू से लेकर आखिर तक हम बताएंगे आपको कि आखिर इस कहानी में क्या हुआ था, कैसे उसके ससुर ने ही उसके साथ में अवैध संबंध बनाए और जब इन दोनों के संबंध बन गए और जब इसके बेटों को ये बात पता चली तब इन दोनों के साथ में उसने क्या किया। कहानी को पूरा जानने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो झारखंड का एक शहर है रांची, और रांची का ही एक देहात में गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला इंद्रजीत होता है जिसकी उम्र करीब 45 साल होती है। अब जो ये इंद्रजीत होता है, इसके गांव में काफ़ी अच्छी खेती की ज़मीन होती है। घर में किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। जो घर था वो भी काफ़ी आलीशान बनाया हुआ था। घर में नौकर भी थे काम करने वाले। अब जो इंद्रजीत की पत्नी होती है उसका कई साल पहले देहांत हो चुका था, यानी वो मर चुकी थी। अब घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, एक इंद्रजीत और एक उसका बेटा और एक नौकर। तीनों हंसी खुशी से इनका जीवन चल रहा था। घर में किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन इंद्रजीत का ख्याल आता है कि जो उसका बेटा है, यानी कि जिसका नाम होता है रूपेश, इसकी उम्र करीब 27 साल की हो चुकी थी। अब इसके दिमाग में ख्याल आता है कि मेरे बेटे की उम्र करीब 27 साल की हो चुकी है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी उम्र और ज़्यादा होने के कारण इसके रिश्ते आने बंद हो जाए और उसके बाद मेरे बेटे की शादी ना हो पाए। इसलिए वो आस पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से और जिसके जानने वाले होते हैं, कई लोगों से कहता है कि जो मेरा बेटा है उसकी शादी करानी है, तो अगर कोई लड़की तुम्हारी नज़र में हो तो तुम बताना, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। अब 2-3 महीने तक तो कोई रिश्ता नहीं आता। अब 3 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उसी के पास के एक गाँव होता है, वहीं से एक रिश्ता आता है। और रिश्ता आने के बाद ये जो इंद्रजीत होता है, इसका बेटा रूपेश होता है, उनको बुलाया जाता है कि तुम आ जाओ घर पे लड़की देखो, अगर तुम्हें पसंद आती है तो आगे की बात करेंगे। अब जो इंद्रजीत होता है अपने बेटे को लेकर रूपेश को चल देते हैं दोनों लड़की के घर। अब लड़के के घर जैसे ही पहुंचते हैं, जैसे ही लड़के को देखते हैं, लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है जो इंद्रजीत होता है उसे देखते ही शादी के लिए तुरंत हाँ कर देता है और मान जाता है। लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। जो गाँव के लड़के थे अक्सर इसके पीछे लगे रहते थे, लेकिन जो लड़की होती है किसी को भाव नहीं देती। इंद्रजीत उसे पहली ही नज़र में पसंद कर लेता है और उनसे कहता है कि आप शादी की तैयारी करो, हमें जो आपकी बेटी है बिल्कुल पसंद है। अब ये कहकर इंद्रजीत अपने बेटे को लेकर घर वापस आ जाता है और शादियों की तैयारियों में लग जाते हैं। उधर लड़की वाले भी शादियों की तैयारियों में लग जाते हैं। जब सबकी शादियों की तैयारी कंप्लीट हो जाती है, आता है शादी वाला दिन, यानी जब इन दोनों की शादी होनी थी। इन दोनों की शादी होती है, बड़े ही धूमधाम तरीके से इन दोनों की शादी की जाती है। जो लड़की के घर वाले होते हैं, यानी कि जो पूनम के घर वाले होते हैं, इसे अपने घर से विदा करते हैं और अब आ जाती है जो पूनम होती है अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में आने के बाद जो इसका यानी कि ससुर होता है इंद्रजीत, ये इसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। स्वागत करने के बाद सारी जब चहल पहल ख़त्म हो जाती है, इस लड़की को इसके कमरे में भेज दिया जाता है। उसके बाद करीब 12 बजे जो रूपेश होता है अपनी दुल्हन के कमरे में जाता है, यानी कि पूनम के कमरे में जाता है। अब जैसे ही पूनम के कमरे में जाता है और पूनम का घूंघट उठाता है, उसका चेहरा देखकर वो खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है कि शायद मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे कि मुझे इतनी ज़्यादा खूबसूरत पत्नी मिली है। वाकई जो उसकी पत्नी होती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखते ही जो रूपेश होता है उस पर फ़िदा हो जाता है। कुछ समय तक उससे वो बात करता है, उसके बाद वो उसके साथ में रिलेशनशिप में आ जाता है, यानी उसके साथ में संबंध बनाने लग जाता है। जैसे ही वो उसके साथ में संबंध बनाता है, सिर्फ 5 मिनट का ही जो रूपेश होता है समय लेता है और 5 मिनट के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। और उसके बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो वो सो जाता है। अब जो रूपेश की पत्नी होती है वो ये सोचकर परेशान हो जाती है कि आखिर इस रात के लिए मैंने कितने ख्वाब देखे थे, और इसलिए सिर्फ 5 मिनट में ही इसने जो भी था कर के और इतनी आसानी से सो गया। अब जो पूनम है उसे नींद नहीं आ रही थी, वो काफ़ी परेशान रहती है क्योंकि उसकी जो इच्छाएँ थी, उसकी जो भावनाएँ थी वो पूरी नहीं हुई थी। इसलिए खैर वो अपने मन को समझाती है कि शायद शादी का काम है, इसलिए ज़्यादा थक गए होंगे, इसी वजह से शायद थकान की वजह से नींद आ गई हो। अब खैर वो सो जाती है। अब अगला दिन आता है। अगला दिन जब आता है तो जो पूनम होती है अपने कमरे में बैठकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। करीब रात के 10 बजे जो रूपेश होता है कमरे के अंदर जाता है और कमरे के अंदर जाते ही बिस्तर पर सोने लग जाता है। अब जो पूनम होती है वो रूपेश से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जो रूपेश होता है वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूँ, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
तो जो पूनम होती है वो कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम सो जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। तो जो रूपेश होता है वो कहता है कि नहीं, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। खैर वो जो रूपेश होता है वो सो जाता है, उसकी जो पत्नी होती है वो भी सो जाती हैं। अब जो रूपेश का होता है रोज़ का यही नाटक हो जाता है। जब भी वो बाहर से आता है, आते ही कमरे में सो जाता है। रोज़ कोई ना कोई बहाना, कभी बीमारी का बहाना लेकर, कभी थकान का बहाना लेकर, या फिर कभी किसी और काम का बहाना लेकर रोज़ सो जाता है। इसी के चलते जब इन दोनों की शादी को कम से कम 10 या 12 दिन हो जाते हैं, तो एक दिन जो पूनम होती है रूपेश से झगड़ने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम नामर्द हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। और उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। अब ये जो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जो पूनम होती है अपने पति को नामर्द बता रही थी और उसे पता नहीं कैसे कैसे ताने देती है। जो रूपेश होता है वो उससे कहता है कि मैंने बहुत से हकीमों को, डॉक्टरों को भी दिखाया है, लेकिन जब इसका कोई हल निकला ही नहीं, कोई बीमारी ठीक नहीं हुई, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब जो रूपेश का पिता होता है दरवाजे के बाहर खड़ा ये बातें सब सुन रहा था। अब जो पूनम होती है अपने पति से झगड़ने के बाद कमरे से बाहर जाने लग जाती है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने उसका ससुर खड़ा है। अब उसे देखने के बाद वो शर्मिंदा हो जाती है और शर्मिंदा होने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब अगला दिन आता है। अब अगला दिन जब आता है तो जो राजेश होता है वो अपने खेतों में चला जाता है काम करने के लिए। घर में जो नौकर होता है इंद्रजीत उसे कहता है कि जाओ बाज़ार चले जाओ और बाज़ार से जाकर ये सामान लेकर आना, यानी इसे कुछ सामान की एक लिस्ट दे देता है और उसे कहता है कि ये सामान लेकर आना और अच्छे से चेक करके लाना, किसी भी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें आराम से आना है, सामान अच्छे से चेक करके लेकर आना है। जो नौकर होता है वो भी बाज़ार में चला जाता है। अब जो इंद्रजीत होता है वो अपनी जो बहू होती है उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो अपनी बहू से कहता है कि क्यों ना तुम मेरे सिर थोड़ा दबा दो और मेरे सिर की थोड़ी मालिश कर दो। अब जो पूनम होती है वो अपने ससुर की यानी कि इंद्रजीत की सिर की मालिश करने लग जाती है, उसका सिर दबाने लग जाती है। धीरे धीरे जो इंद्रजीत होता है उसके जिस्म पर हाथ फेरने लग जाता है, उससे गलत तरीके से टच करने लग जाता है। लेकिन जो पूनम थी वो तो प्यासी थी, वो अपने ससुर को कुछ नहीं कहती, चुपचाप ऐसे ही बैठी रहती है और अपने ससुर के सिर की मालिश करती रहती है। धीरे धीरे जब इंद्रजीत को पता चल जाता है कि ये बिल्कुल भी मेरे इस टच को मना नहीं कर रही, यानी कि ये चाहती है कि मैं इसके साथ में कुछ ना कुछ करूँ, उसके बाद जो इंद्रजीत होता है उसे पूरा जोश आ जाता है और वो सीधा खड़ा होता है और अपनी बहू की कोली भर लेता है, यानी पूनम की कोली भर लेता है, उसे गले से लगा लेता है और गले से लगाने के बाद उसे बाहों में भर लेता है, उसे गोदी में उठाकर तुरंत कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाने के बाद उसके साथ में संबंध बनाता है। और संबंध इस तरह से बनाता है यानी कि करीब 1 से 1.5 घंटे तक उसके साथ में वो संबंध बनाता रहता है। जो पूनम होती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, इतनी भयानक तरीके से उसके साथ में संबंध बनाता है, लेकिन जो पूनम होती है वो भी उसका पूरा साथ देती है, क्योंकि पूनम कई दिनों से प्यासी थी, इसलिए उसकी जो शरीर की आग थी वो बुझ नहीं रही थी, इसलिए वो भी इंद्रजीत का पूरा साथ देती हैं और उसके साथ में संबंध बनाती हैं। अब इन दोनों का ये जो काम होता है रोज़ का हो जाता है। जो रूपेश होता है वो काम से अपना बाहर चला जाता है और जो उसका पिता होता है यानी इंद्रजीत होता है वो अपनी बहू के साथ में यानी पूनम के साथ में अवैध संबंध बनाता है। काफ़ी सब समय हो जाते हैं, करीब 3 से 4 महीने हो जाते हैं। एक दिन जो पूनम होती है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे लगातार उल्टे आना शुरू हो जाती हैं और पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जो रूपेश होता है वो फ़ौरन पास के ही डॉक्टर के पास जाता है, उसे बुलाकर लेकर आता है घर पर और उससे कहता है कि इसे लगातार इसके पेट में दर्द हो रहा है, उसे उल्टी आ रही है। अब जब डॉक्टर उसे चेक करता है तो वो रूपेश से कहता है कि बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद जो रूपेश होता है वो हैरान हो जाता है, वो डॉक्टर को उसकी फ़ीस देकर वहाँ से भेज देता है और उसके बाद अपनी बहू से पत्नी से झगड़ने लग जाता है कि बताओ ये जो बच्चा है ये किसका है, जब मैंने तुम्हारे साथ में कुछ किया ही नहीं तो ये बच्चा आखिर तुम्हारे पेट में कहाँ से आया। वो उसे उल्टे सीधे ताने देने लग जाता है, उसके खिलाफ़ कंप्लेन दर्ज करने की बात करने लग जाता है। उसके बाद जो इंद्रजीत होता है वो मौके पर वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बच्चा है ये मेरा है। अब ये सुनने के बाद जो रूपेश होता है उसके पैर तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया ही है, साथ में आपने भी मुझे धोखा दिया है, मैं अब तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ सीधे पुलिस स्टेशन और तुम दोनों के खिलाफ़ कंप्लेन दर्ज करूँगा और तुम दोनों को जेल भिजवाऊँगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे विश्वास को तोड़ा है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। जो उसका पिता होता है इंद्रजीत होता है, पूनम होती है, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, उसकी खुशामद करते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूपेश नहीं मानता। वो पहुँच जाता है सीधा थाने और थाने में जाने के बाद इस तरह से शिकायत दर्ज करता है कि मेरे जो पत्नी है और जो मेरा पिता है उन दोनों ने मुझे धोखा दिया है, उन दोनों के बीच में अवैध संबंध चल रहे हैं, मेरी पत्नी के पेट में मेरे पिता का बच्चा है। अब पुलिस मौके पर आती है और आने के बाद
उन दोनों से पूछताछ करती है। तो जो पूनम होती है वो कहती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इनके साथ में संबंध बनाए हैं, मुझे इनके साथ में रहने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं अब इन्हीं के साथ में रहना चाहती हूँ। मैं रूपेश के साथ में नहीं रहना चाहती क्योंकि ये नामर्द हैं। जब रूपेश की पत्नी ये गवाही दे देती है, ये बयान दे देती है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो तुम्हारी पत्नी है उसने गवाही दी है कि उसने जो कुछ भी किया है वो अपनी मर्ज़ी से किया है, और जब कोई औरत अपनी मर्ज़ी से कोई काम करती है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। उसके बाद जब इस खबर की सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को पता चलती है तो लोग अलग अलग तरीके से अपने ओपिनियन देते हैं, अपने कमेंट देते हैं कि उस लड़की ने गलत किया है, अपने पति को धोखा दिया है, और कुछ लोग कहते हैं कि उसने सही किया है। आखिर जब उसका पति नामर्द है तो वो क्या करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये रिश्तों को तार तार कर देता है। जैसे भी हो, लेकिन उसके पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी जो बहू थी वो उसकी बेटे की उम्र की होती है, बेटी के बराबर होती है, उसके साथ में उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है ताकि आप इस क्राइम की दुनिया में अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। क्योंकि आज के ज़माने में किसी पर भी भरोसा करना इतना आसान नहीं होता। कब कौन कहाँ पर दगा दे दे, कौन तुम्हारा अपना निकले और कौन तुम्हारा दुश्मन निकल जाए, ये कभी कोई नहीं कह सकता। किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन कब धोखा दे दे। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।